Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, today we will study line spectra. लेक्चर स्टार्ट करने से पहले मैं कुछ मैसेज देना चाहता हूँ आप लोगों को, क्योंकि आज का जो लेक्चर है ये लाइव नहीं है। मैं इसकी रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ और ये मैं यूट्यूब पे अपलोड करने जा रहा हूँ कुछ देर में। कल वाली क्लास जो है वो इंशाल्लाह हमारी जूम पे ऑनलाइन होगी। बेटा मैंने लास्ट टाइम आपको असाइनमेंट दी थी, काफी सारे बच्चों ने वो असाइनमेंट सबमिट की। उसमें काउंट शिफ्ट की डेरिवेशन थी और कुछ न्यूमेरिकल्स थे। तो लेकिन कुछ बच्चों ने वो जो है असाइनमेंट अभी तक सबमिट नहीं की। तो बेटा आपके पास 2 दिन का टाइम है, विद इन 2 डेज वो असाइनमेंट जो है वो सबमिट करें। उसके बाद मैं किसी की असाइनमेंट जो है वो एक्सेप्ट नहीं करूंगा। लाइन स्पेक्ट्रा, स्पेक्ट्रा स्पेक्ट्रम की जमा होती है बेटा। लाइन स्पेक्ट्रा मीन्स कि जस्ट लाइक जिसे हम डिस्क्रीट स्पेक्ट्रम भी कह सकते हैं। इसे अगर हम समझना चाहें तो ऐसे समझें कि लेट्स सपोज आपके पास ब्लैक बॉडी रेडिएशंस की बात करें तो ब्लैक बॉडी रेडिएशन में ये इंटेंसिटी है, ये वेवलेंथ है। तो जो रेडिएशंस निकलती हैं उनकी डिस्ट्रीब्यूशन कुछ इस तरह की होती है, इस तरह की। तो अगर हम लोग देखें तो इसमें जो फॉर एवरी पॉसिबल वेवलेंथ इस रेंज के अंदर जो है उसका फोटोन हमें मिल रहा है, लाइट मिल रही है। हम कहते हैं ये कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम है, कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम। बट बेटा अगर ये कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम है तो फिर हमारा जो क्लेम है कि लाइट जो है वो फोटॉन्स की फॉर्म में है और एवरी फोटोन हैज अ स्पेसिफिक एनर्जी दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फ्रीक्वेंसी ऑफ द एटम और मॉलिक्यूल व्हिच इज एमिटिंग दैट फोटोन। देन अगर ऐसा है तो फिर ये जो वेवलेंथ्स हैं, ये स्पेक्ट्रम जो है ये कंटिन्यूस नहीं होना चाहिए, ये स्पेक्ट्रम डिस्क्रीट होना चाहिए। एक खास वेवलेंथ का फोटोन आए, उसके बाद गैप आए, फिर खास फोटोन का वेवलेंथ आए, फिर गैप आए, फिर खास फोटोन का वेवलेंथ का फोटोन, फिर खास वेवलेंथ, फिर एक स्पेसिफिक वेवलेंथ। तो ये इनके दरमियान गैप्स आए। अगर इस तरह का स्पेक्ट्रम आता है तो इसे हम डिस्क्रीट स्पेक्ट्रम कहते हैं, डिस्क्रीट स्पेक्ट्रम कहते हैं। इसकी अगर हम लोग एग्जांपल ले लें तो हाइड्रोजन एटम में से जो रेडिएशंस निकलती हैं, वैसे तो हाइड्रोजन को जब एक्साइट और डी एक्साइट करते हैं तो एक एटम से एक्साइट या डी एक्साइट नहीं होगा ना, काफी सारे एटम्स एक्साइट या डी एक्साइट होंगे और उनसे जो रेडिएशंस निकलती हैं वो हमें तकरीबन बैंड स्पेक्ट्रम दे रही होती हैं। बट अगर हम उसमें से जो लाइट आ रही है उसके सामने एक स्मॉल स्लिट रखें और इसमें से वो लाइट आए, लाइट गुजरे, और इसमें से अगर प्रिज्म रख के हम इसकी जो है स्पेक्ट्रम बनाएं तो वो 5 लाइंस मिलती हैं, यानी 5 डिफरेंट वेवलेंथ्स की लाइट हमें नजर आती है और इसे हम कहते हैं कि ये लाइन स्पेक्ट्रम है या डिस्क्रीट स्पेक्ट्रम है। अब सवाल ये है, बड़ा क्लियर हमारे लिए प्रॉब्लम है कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट और ब्लैक बॉडी रेडिएशंस सफिशिएंट एविडेंसेस हैं फोटोन थ्योरी ऑफ लाइट के लिए, बट एट द सेम टाइम एग्जिस्टेंस ऑफ कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम हमारे लिए एक प्रॉब्लम है। बट इनफैक्ट ये प्रॉब्लम नहीं है। असल में होता क्या है, जैसे आगे मैंने कहा कि जब हाइड्रोजन एटम को बल्क में हाइड्रोजन को एक्साइट या डी एक्साइट करो और उसके सामने नैरो स्लिट ना रखो तो आपको कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम मिलेगा। एक कलर का एक रेंज, यानी एक कलर यहाँ तक होगा, दूसरा कलर ये होगा, तीसरा ये होगा। इस तरह बैंड स्पेक्ट्रम या कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम की फॉर्म में आपको मिलेगा। बैंड स्पेक्ट्रम और कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम में डिफरेंस ये होता है कि बैंड स्पेक्ट्रम में हम यहाँ पे एक कलर खत्म हो रहा है और दूसरा स्टार्ट हो रहा है, वहां पे लाइन ड्रा कर सकते हैं। और कंटिन्यूस में ये दोनों रीजन एक दूसरे में मर्ज होते हैं, ओवरलैप किए होते हैं। हम वेल डिफाइंड बाउंड्री ड्रा नहीं कर सकते कि कहाँ पे रेड खत्म हुआ और नेक्स्ट शुरू हुआ। अब लेकिन हम जब हमने क्या किया कि इसके सामने एक स्मॉल स्लिट रखी, सिर्फ उतनी लाइट गुजरे जितनी एक एटम से आ रही है, तो उसे जब हमने उसका स्पेक्ट्रम बनाया विद द यूज ऑफ प्रिज्म तो वो लाइंस की फॉर्म में आया। ऐसा ही कुछ बेटा ये ब्लैक बॉडी रेडिएशन में भी है। ब्लैक बॉडी रेडिएशन में एमिशन और एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम को इकट्ठा हम लोग स्टडी कर रहे हैं। लेकिन अगर हम इसी में से किसी एक को अलग कर दें, यानी सिर्फ एमिशन स्पेक्ट्रम ले लें, एब्जॉर्प्शन को ना लें, या सिर्फ एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम ले लें, एमिशन को ना लें,
तो हमें ये जो गैप्स हैं ये नज़र आना शुरू हो जाएँगे। और अगर हम लोग मज़ीद इसे गौर से देखें, क्योंकि वहाँ पर एक फोटोन नहीं है, एक से ज़्यादा फोटॉन्स हैं, ढेर सारे फोटॉन्स हैं और उसके अंदर स्टैटिस्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन अप्लाई करना पड़ेगी कि वो फोटॉन्स की एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन कितनी है। कुछ की एनर्जी कम होगी, कुछ की एनर्जी ज़्यादा होगी, उसके लिए हिस्टोग्राम बनाना पड़ेगा या उसके ऊपर जो है वो क्वांटम स्टैटिस्टिक्स अप्लाई करना पड़ेगी। तो बेटा तो वो क्या होगा कि कुछ फोटॉन्स की एनर्जी कम होगी, कुछ की ज़्यादा होगी, कुछ की और ज़्यादा होगी, लेकिन होगी डिस्क्रीट, हर एक की अपनी-अपनी एनर्जी होगी। हर एक की अपनी-अपनी वेवलेंथ होगी, बट वो इतने ज़्यादा रेंज में हैं और इतने वो डिस्क्रीट जो उनके डिस्क्रीट हैं, सारे डिस्क्रीट, लेकिन उनके दरमियान जो इंटरवल है, वो इतना कम है कि हमें कंटीन्यूअस नज़र आते हैं, बट वो कंटीन्यूअस नहीं है, डिस्क्रीट हैं। अगर हम उसमें से किसी एक फोटोन को ऑब्जर्व करना शुरू कर दें, यानी वो तो ढेर सारे फोटॉन्स का इकट्ठा स्पेक्ट्रम आया ना, तो ये ढेर सारे फोटोन का स्पेक्ट्रम हमें नहीं, इससे हमें डिस्क्रीट स्पेक्ट्रम नहीं मिलेगा। We should note the spectrum of a single photon. उसकी एक खास फ्रीक्वेंसी आएगी और वो हमें डिस्क्रीट मिलेगी और इस स्पेक्ट्रम को बेटा हम लोग लाइन स्पेक्ट्रम का नाम देते हैं और लाइन स्पेक्ट्रम कहते हैं और जो इसकी लाइंस मिलती हैं उन्हें स्पेक्ट्रल लाइंस कहा जाता है। तो अगर हम लोग देखते हैं, कहता है दी स्पेक्ट्रा आर कॉल्ड लाइन स्पेक्ट्रम, जो लाइंस की फॉर्म में है, जो इंडिविजुअल एटम का स्पेक्ट्रम है, इंडिविजुअल एटम का, ना कि तमाम एटम्स का इकट्ठा। इंडिविजुअल एटम का तो स्पेक्ट्रम लाइन स्पेक्ट्रम होगा। द इंडिविजुअल कंपोनेंट्स आर कॉल्ड स्पेक्ट्रल लाइंस। जितनी भी लाइंस आई हैं कंपोनेंट्स, अगर हम लोग देखें इस स्पेक्ट्रम के, ये कंपोनेंट्स थे, ये 5 कंपोनेंट्स मैंने बनाए हैं, 1 2 3 4 5। तो ये पांचों क्या हैं, स्पेक्ट्रल लाइंस हैं जो कंपोनेंट्स हैं इस स्पेक्ट्रम के। और बेटा अगर हम लोग इस टेबल में देखें तो उसने ये फिगर नंबर 5 में स्पेक्ट्रम हमें शो किया हुआ है। ये स्पेक्ट्रम नंबर ए है, स्पेक्ट्रम नंबर बी है, ये सी है, ये डी है। ये देखिए लाइंस की फॉर्म में दरमियान में गैप्स हैं। इधर चले जाएं, ये ई है, ये कंटिन्यूस हमें नज़र आ रहा है बट इसमें ये पीक्स हैं। तो ये जो है ये एक्स रेज के लिए अगर हम लोग देखना चाहें तो ब्रेम्स ट्रॉलिंग की वजह से होता है, तो वो आगे चल के हम पढ़ेंगे ब्रेम्स ट्रॉलिंग इफेक्ट क्या है या फिर ब्रेकिंग रेडिएशन क्या होती है। तो और इसी तरह ये मुख्तलिफ उन्होंने दिए हैं, तो इसके लिए वो लिखता है, इस इससे एक्सप्लेन करने के लिए डाटा बनाता है। कहता है कि फिगर 5 ए में हाइड्रोजन H2 मॉलिक्यूल का स्पेक्ट्रम है, वेवलेंथ उसने दे दी है, स्पेक्ट्रम रीजन ये रेडियो वेव्स में आएगा और ये एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम है। फिगर बी में 15 पॉइंट बी में NH3 मॉलिक्यूल का स्पेक्ट्रम है, ये भी एब्जॉर्प्शन है। फिगर 15 सी में HCl का स्पेक्ट्रम है, ये इंफ्रारेड रीजन में है, ये भी एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम है। उसके बाद ये आयरन है, उसके बाद MO है, मरकरी है, दीज आर द एमिशन स्पेक्ट्रम। और उनकी ये अल्ट्रावायलेट रेज में एक्स रेज, वो जो मैं बता रहा था कंटिन्यूस, ये गामा रेडिएशन और प्रोटॉन जो हैं, ये भी एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम है। तो बेटा इसे आपने याद करना है, दिस इज ऑफ वेरी मच इम्पोर्टेंस। तो ये पेपर में इनका जो है वो MCQ के तौर पे भी आ सकता है। बेटा ये इसके साथ ही हमारा ये वाला चैप्टर ख़त्म हुआ और हम इंशाल्लाह कल से न्यू चैप्टर वेव नेचर ऑफ पार्टिकल जो है वो स्टार्ट करेंगे। और इंशाल्लाह कल वाली जो क्लास है हमारी वो जो टाइम है 11 बजे उसी वक्त स्टार्ट होगी। और इसी के साथ ही मैं कुछ और आपके लिए असाइनमेंट में इजाफा करना चाहता हूँ, जो लास्ट टाइम असाइनमेंट थी उसके साथ साथ आप सैम्पल ये जो प्रॉब्लम नंबर 65 है, ये भी कॉम्पटन रेडिएशन का ही जो फोटो कॉम्पटन रेडिएशन कहता है शो डैट व्हेन अ फोटोन ऑफ एनर्जी ई स्कैटर्ड फ्रॉम फ्री इलेक्ट्रॉन से स्कैटर करेगा। लिहाजा इसके लिए जो आपने कॉम्पटन वेवलेंथ लेनी है वो इलेक्ट्रॉन वाली लेनी है। द मिनिमम रिक्वायर्ड काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज गिवन बाय दिस वन। तो बेटा ये आपने जो प्रॉब्लम नंबर 65 है इसे भी सॉल्व करना है और आपके पास 2 दिन का टाइम है। सैटरडे के बाद मैं किसी की कोई असाइनमेंट जो है वो एक्सेप्ट नहीं करूँगा। ठीक है बेटा, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।